तरह डमी नंबर्स दिखा दिखा के तुमको लूट रहे हैं। आपको अगर कभी गप्पे भी मारना है ना इस चैप्टर में तो ये मार देने का, रजिस्टर ऑफ द कंपनीज को पहले दिखाओ। एक ने मना कर दिया तो तू नहीं तो तेरी। वेलकम टू एडुकेट गाइस, आ चुके हैं आज हम भाई आपका एसपीसीसी का और एक चैप्टर लेके। मैंने आपको बोला था पीछे से शुरुआत करूंगा चैप्टर्स की। शेयर्स हमने बहुत अच्छे से सीख लिया, आई होप आप लोगों ने भी नोट्स वगैरह रीड कर ली होगी। अब हम शुरू करते हैं सर प्रोस्पेक्टस। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, क्या होता है, कैसे होता है, आज पूरी धोती खोल के रख दूंगा तुम्हारे सामने में प्रोस्पेक्टस की। ठीक है सर, लिखा हुआ है यहाँ पे देखो प्रोस्पेक्टस अनवेल्ड, पूरे का पूरा तुमको प्रोस्पेक्टस खोल के दे दूंगा। क्या प्रोज होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं, कब करना है, अगर किस तरीके से करोगे तो लीगल है और क्या क्या करोगे तो इलीगल है, सब बता दे रहा हूं आज यहाँ पे। ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे ऐसे सीक्रेट्स खुलेंगे कंपनी के जो आपको रियल लाइफ में बहुत यूज होंगे। ठीक है भाई, एसपीसीसी सुन के फ्लावर मत समझो, फायर है फायर। इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम्हारा आधा स्टॉक मार्केट को तुमको ऐसे ही आ गया। ठीक है सर, देखो प्रोस्पेक्टस के अंदर मैंने एक फोटो डाला हुआ है और फोटो किसका है, आईपीओ का है। तो सर प्रोस्पेक्टस और आईपीओ की क्या रिलेशन है, पूरा देखेंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहिए। लास्ट में मैं आपको इस पूरे चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चंस भी दे दूंगा कि आपको उतना ही करके जाना है, आपके मार्क्स आपकी स्कूल के एग्जाम्स में बन जाएंगे। सर पहली चीज, व्हाट्स इन द स्टोर, क्या है हमारी दुकान में। यहां पे देखिए, सबसे पहले हमको यहां पे मीनिंग और डेफिनेशन सीखना है। क्या सीखना है, मीनिंग और डेफिनेशन प्रोस्पेक्टस का क्या होता है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव। अच्छा, दूसरा सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हमको कब इश्यू करना है प्रोस्पेक्टस, आपकी क्या क्राइटेरियाज होता है प्रोस्पेक्टस को इश्यू करने का, उसकी क्या क्या लीगल प्रोविजंस होती है और प्रोस्पेक्टस के अंदर कौन सी चीजें लिखी हुई होती है। सर ये जो 6 क्वेश्चंस पूछे, 6 में से 2 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, फिर वो 3 मार्कर में पूछे, 4 मार्कर में पूछे या 5 मार्कर में पूछे, लेकिन यही 6 चीजों में से 2 क्वेश्चन तो आ जाएंगे। सर 7th और 8 आगे ही देखेंगे, क्योंकि सर स्टेटमेंट इन ल्यू इन प्रोस्पेक्टस वो अल्टरनेट ऑप्शन है। आइए सर, अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, उसका वीडियो के साथ ही करेंगे। सर आइए, व्हाट इज द लीगल इनवाइट, तो भाई व्हाट्स द प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन ये दी हुई है, ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर परिभाषा ही नहीं समझ में आई तो आगे कुछ समझ में नहीं आने वाला आपको। थोड़ा सा WPM कम करते हुए, प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब, प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डिस्क्राइब करता है या तो इश्यू करता है एज प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स एनी नोटिस, प्रोस्पेक्टस या तो इंक्लूड एनी नोटिस, सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। क्या बोला उन्होंने, प्रोस्पेक्टस के अंदर इंक्लूड होती है इतनी चीजें, आपको 3 याद रखना है, नोटिस, सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट, और अदर डॉक्यूमेंट्स इनवाइटिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, या तो और कोई भी डॉक्यूमेंट जो पब्लिक को इनवाइट कर रही है आपके कंपनी में रुपए डिपॉजिट करने के लिए, उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि सर इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी शेयर्स और डिबेंचर ऑफ अ कंपनी। अब सर इस डेफिनेशन के अंदर यहां से और डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक इतना काट सकते हैं। अब सीधा ये लिखो, एडवर्टाइजमेंट और इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन या तो परचेज ऑफ एनी शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी। यानी कि सर जब भी किसी कंपनी को ऐसी इच्छा होती है कि सर अब हमको ना शेयर्स और डिबेंचर्स इश्यू करने हैं, लोगों से रुपए लेने हैं जिससे हम धंधा कर पाए, खुद के रुपए से बहुत धंधा कर लिया, अब गांव को उल्लू बना के गांव के रुपए से धंधा करना है, तब वो कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है और वही प्रोस्पेक्टस आज के जमाने का आईपीओ हो जाता है। ठीक है, तो बेटा वो प्रोस्पेक्टस पहले था, अभी वो प्रोस्पेक्टस ही है, लेकिन कौन से फॉर्म में बाहर आता है, आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि पब्लिक को ऑफर दिया जाता है, आप आइए हमारी कंपनी में आपके रुपए डालिए और हमारे शेयर्स आप लेके जाइए, फिर भले वो 10 रुपए का शेयर मैं आपको 1500 रुपए में दे रहा हूं। ठीक है सर, नीचे अगर मैं आपको बात करूं कि पब्लिक कंपनी टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर, क्या बोला, अ पब्लिक कंपनीज एड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर, एक प्रकार की एडवर्टाइजमेंट है जिससे वो इन्वेस्टर को खुद की कंपनी में अट्रैक्ट करते हैं, जिससे उनके शेयर्स और डिबेंचर्स लोग खरीदे। यहां तक क्लियर हो गया सर, ये था प्रोस्पेक्टस का मीनिंग। समझ में नहीं आया वापस एक बार देख लेना, फिर ही यहां से आगे बढ़ना, क्योंकि यहां से बहुत कुछ चीजें फास्ट जाएगी। प्रोस्पेक्टस के अंदर सर क्या वाइब होती है, देखो सबसे पहले तो लीगल डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक कंपनी को कंपलसरी इश्यू करना पड़ता है, वहां पे आप इन्विटेशन दे रहे हो शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदने के लिए। शेयर कंपनी, बिजनेस एंड फाइनेंशियल कंपनी जो होती है उनके शेयर्स इश्यू होते हैं। पहली बात है
छोटे दुकानदारों के कभी शेयर इश्यू नहीं होते। शेयर इश्यू करने के लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड लगाना जरूरी होता है। शेयर भी दो तरीके होते हैं, एक होता है एसएमई, एक होता है आईपीओ, ठीक है, उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। फॉलोज कंपनीज एक्ट रूल्स, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग 2013 के अकॉर्डिंग जितने भी रूल्स रेगुलेशन है सब आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और उसके अंदर बेटा गाइड्स होता है इन्वेस्टर्स के डिसीजन लेने के लिए कि इन्वेस्टर कोई कंपनी में रुपए डालेगा कि नहीं डालेगा, कैसे पता चलेगा, उसको फाइनेंशियल चीजें चाहिए होती है, डेटा चाहिए होता है, चीजें स्टडी करनी रहती है, वो सारी चीजें प्रोस्पेक्टस आपको हेल्प करता है, ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सर व्हाई प्रोस्पेक्टस रॉक्स, प्रोस्पेक्टस इतना जरूरी क्यों है कंपनी के लिए और वो क्यों करना है, गोल टू नो, हम जान लेते हैं आज कि भाई प्रोस्पेक्टस के अंदर ऐसा तो क्या है कि लोग उसके पीछे गांडे होते हैं। आप देखो जब भी कंपनी का आईपीओ आता है ना, लोग गांडों की तरह आईपीओ भरने लग जाते हैं, ठीक है। तुमको कंपनी के बारे में कुछ पता है कि नहीं पता, तुम आईपीओ भर ही दोगे, क्यों, क्योंकि सबको बेती गंगा में अपने हाथ धोने होते हैं, ठीक है। तो बहुत हाथ धो लिए, अब डाउनफॉल है तो देखो जैसे डाउनफॉल गया मार्केट, लोगों ने आईपीओ लाना ही बंद कर दिया, बोले ठीक है अब लोग आईपीओ डालते ही नहीं, अभी बोले मार्केट नीचे जा रहा है, आईपीओ लाओगे कंपनी गिर जाएगी। तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तब हर अनरिटर्न्ड कंपनी, सारे के सारी कंपनी जो भी होती है, धंधा हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रॉफिट में है लॉस में है, वो सब आईपीओ ला देते हैं और हायर प्राइस पे अपने स्टॉक जो होते हैं वो कस्टमर को बाटले में उतार के चिपका देते हैं, ठीक है। ये होता है प्रोस्पेक्टस, तो इसमें दिमाग लगाना होता है आपका। तो प्रोस्पेक्टस कंटेन द नेम, शेयर कैपिटल और द वर्किंग एरिया एंड फ्यूचर प्लानिंग, इतनी चीजें प्रोस्पेक्टस के अंदर दिखानी जरूरी है। क्या कैपिटल है, क्या कंपनी का नाम है, क्या लोगो है, क्या सेल है और क्या फ्यूचर के प्लानिंग से। उसके बाद बेटा इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेन ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, मतलब सर सीईओ कौन है, कंपनी के सीओओ कौन है, कंपनी के सीएफओ कौन है, ये सारी की सारी चीजें हम यहीं पे यूज करेंगे। उसके अलावा एनी फॉल्स मिसलीडिंग स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन इन द प्रोस्पेक्टस विल डैमेज रिलायबिलिटी, ठीक है। बहुत बड़ी अगर आप देखो तो उसके अंदर वो क्या होता है बेटा, डैमेज हो जाता है। डैमेज के बाद चौथा पॉइंट हमारा आ गया, इट प्रेजेंट्स ट्रू फाइनेंशियल सिचुएशंस ऑफ द कंपनी, कि भाई कंपनी के अंदर एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, क्या कंपनी सच में प्रॉफिट में है या अदानी की तरह डमी नंबर्स दिखा दिखा के तुमको लूट रहे हैं, सर यहाँ पे पता चलता है, ठीक है। आपने बहुत सी कंपनियां देखी होगी जो स्टॉक मार्केट में अचानक रातों रात रोज अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट, एक दिन न्यूज आती है कंपनी ही डमी है, धाड़ से शेयर मार्केट में प्राइस नीचे, और जितने भी इन्वेस्टर थे सब कुट कुट के रोते बेचारे। इट इन्फॉर्म्स रिगार्डिंग पॉसिबल रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी, बस यही पॉइंट होता है जो हर कंपनी आपसे छुपा देती है कि भाई हमारी कंपनी के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये रिस्क भी है, और रिस्क लिखे होने चाहिए थे प्रोस्पेक्टस के अंदर, पर बहुत सारे लोग ये देखते ही नहीं है और आजकल की कंपनियां रिस्क ज्यादा लिखती भी नहीं है, ठीक है। रिस्क भी इस तरीके से लिखेंगे कि तुमको पता भी नहीं चलेगा कि कंपनी का रिस्क है। सर व्हाट इट ड्रॉप्स, प्रोस्पेक्टस क्या छोड़ के जाता है, ठीक है। तो भाई टाइमिंग इज एवरीथिंग, क्या बोला मैंने, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और आप प्रोस्पेक्टस के हेल्प लेके आपके स्टॉक इश्यू करते हो, शेयर्स इश्यू करते हो, आप बहुत कमाते हो। अगर मार्केट नीचे जा रहा है और अगर आपने प्रोस्पेक्टस के मदद से लेके आईपीओ लॉन्च कर दिया, आपका शेयर का भाव भी क्या जाएगा, डाउन। तो टाइमिंग इज एवरीथिंग बाय पब्लिक कंपनीज आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, अगर पब्लिक कंपनी को भी प्रोस्पेक्टस लाना है तो पहले इनकॉर्पोरेशन करना पड़ता है, रजिस्टर्ड होना पड़ता है हर तरीके से, तो ही वो अपना क्या ला सकते हैं, आईपीओ ला सकते हैं, शेयर्स ला सकते हैं। दूसरा, व्हेन ऑफरिंग द शेयर्स एंड डिबेंचर्स पब्लिकली, जब आप चाहते हो कि बाहर के लोग आके आपकी कंपनी में रुपए डाले और आपके रुपए आप वापस ले लो, तब जाके आपको इश्यू करना होता है। दूसरा, नॉट फॉर द प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट प्लेसमेंट, ये सिर्फ प्राइवेट कंपनियां या प्राइवेट प्लेसमेंट्स के लिए नहीं है। आजकल प्राइवेट कंपनी भी आईपीओ लॉन्च कर सकती है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है, तो आपको वही वर्ड लिखने हैं, ठीक है। चलो, प्रॉपर सेबी की गाइडलाइन को फॉलो करके एक प्राइवेट कंपनी भी आईपीओ इश्यू कर सकती है, प्रोस्पेक्टस की हेल्प लेके वो भी लोगों को इनवाइट कर सकती है खुद के स्टॉक में रुपए लगाने के लिए। सर लीगल प्रोविजंस क्या है इश्यूइंग प्रोस्पेक्टस की, अगर आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू करना है तो कौन सी ऐसी लीगल प्रोविजंस है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। याद रखना सर, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहला रूल्स, ये 8 रूल्स है, आपको कोई भी 5 याद रख लेने हैं, ठीक है। 8 में से कोई भी 5 जो छोटे हो, मुझे पता है तुम क्या चूज करते हो। सर एक तो पहला लीगल प्रोविजंस होती है, अकॉर्डिंग टू सेबी जितनी भी लीगल प्रोविजंस थी, लीगल जितने भी चीजें उन्होंने बोली थी, जो भी रूल्स रेगुलेशन थे, सब हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला रूल तो यही हो गया। दूसरा, आपको डेट दिखानी पड़ेगी
डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, कि आप कौन सी डेट को प्रोस्पेक्टस लोगों के लिए इश्यू कर रहे हो, वो डेट मेंशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नो पर्सन शैल बी अलाउड टू पब्लिश प्रोस्पेक्टस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। यानी कि बेटा प्रोस्पेक्टस सबसे पहले किसके सामने आता है, बोले रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के सामने आता है। वर्ड याद रख लो तुम, आपको अगर कभी गप्पे भी मारना है ना इस चैप्टर में तो ये मार देने का, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को पहले दिखाओ, रजिस्टर ऑफ द कंपनी पहले स्टैंप मारेगा, रजिस्टर ऑफ द कंपनी पूरा चेक करेगा, उसके बाद ही चीजें होगी। ऐसे ही गप्पे मारना, एग्जाम में गप्पे मार भी रहे हो तो प्रोस्पेक्टस में, बाकी मुझसे अच्छे से पढ़ लिया और रिवाइज कर लिया तो गप्पे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट शुड बी प्रोवाइड इफ रिक्वायर्ड। एडिशनल मतलब क्या होता है? सर आपने बैलेंस शीट तो दे दिया, लेकिन बैलेंस शीट के साथ आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी देना पड़ेगा, ये कंपलसरी हो गया आजकल। ठीक है सर, आपको स्टेटमेंट देने पड़ेंगे, आपको कैश फ्लो बताना पड़ेगा आपकी कंपनी का, वो आपको देना ही देना है वहां पे इफ रिक्वायर्ड। सर फिफ्थ नंबर होता है रिटर्न कंसेंट ऑफ ईच पर्सन शॉन इन द प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड। देखो कंपनी के अंदर जितने भी ऑथोरिटीज है उन सबकी अगर सिग्नेचर जरूरी है तो उनसे रिटर्न डॉक्यूमेंट पे साइन भी चाहिए। जैसे कि सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, उसके हेड डायरेक्टर्स हो गए, उसके बहुत बड़े इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स हो गए, इन सबकी सिग्नेचर जरूरी है, उसके बिना प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं होगा। प्रिंटेड कॉपी जो भी होगी प्रोस्पेक्टस की वो रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, उसको उसकी कॉपी देनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रोस्पेक्टस है, ये याद रख लो, मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, इससे एमसीक्यू भी पूछ लेते हैं आप लोगों को। प्रोस्पेक्टस हैज टू बी पब्लिश्ड विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन। जैसे रजिस्ट्रेशन होता है उसके 90 दिन के अंदर आपको प्रोस्पेक्टस बाहर निकाल देना है लोगों के लिए। द एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी पब्लिश्ड विदाउट द मिनी प्रोस्पेक्टस। अब सर मिनी प्रोस्पेक्टस क्या है वो आपको जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कभी भी आपको उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। उसके बाद भी एक बार आपके टीचर से कंसर्न कर लीजिएगा स्कूल वाले, कि उनको अगर देखो आपको हैरानी करना है तो मिनी भी पूछ लेंगे। ठीक है, मिनी प्रोस्पेक्टस कुछ नहीं होता, उसके अंदर ना कच्चे हिसाब से लिखा हुआ होता है, पब्लिक के लिए नहीं जाता, वो पहले डायरेक्टर्स को दिखता है, फिर रजिस्ट्रार के पास जाता है, फिर एक उसको प्रॉपर्ली ड्राफ्ट किया जाता है, फिर वो पब्लिक में रिलीज होता है प्रोस्पेक्टस। सर व्हाट्स द इनसाइड द बॉक्स? प्रोस्पेक्टस के बॉक्स के अंदर क्या है? व्हाट इज द कंटेंट वी आर यूजिंग? तो भाई मस्ट नो डिटेल्स, आपको सबसे पहले डिटेल्स देनी है। कौन सी डिटेल्स दोगे आप? यहाँ पे देखो जनरल इंफॉर्मेशन, जैसे कि कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, उसका इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, कैसे हुआ, कौन चला रहा है, ऑथोराइज कौन है, इश्यूड कैपिटल कितनी है और सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है। सर ऑथोराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा चुका हूं, यहाँ पे आई बटन दे दूंगा, देख लो वीडियो एक बार अच्छे से। बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्ट्स, आपने कंपनी क्यों चालू किया था? जैसे कि एडुकेट चालू इसलिए हुआ था बिकॉज वी वांट टू प्योर एजुकेशन, हमको प्योर एजुकेशन चाहिए जो हम बच्चों तक मिले, खाली बुक का नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले, उसी की वजह से एडुकेट शुरू किया था। मैनेजमेंट के अंदर डायरेक्टर्स कौन है उसकी डिटेल्स दे दो। बड़ी बड़ी कंपनियों में 1-2 डायरेक्टर नहीं होते, 6, 7, 8, 9, 10, 12 लोग हो सकते हैं। फाइनेंशियल की बात करो तो क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, फ्यूचर में क्या लगता है, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, कितने प्रोजेक्ट आपके पास है, कितना मैनेज आउट कर पाओगे। ऑफर की अगर मैं बात करूं तो शेयर्स, डिबेंचर, प्राइस, प्रोसेस, पूरी चीज आपको डिटेल में बतानी पड़ेगी आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर, उसके अंदर एक कंटेंट होना चाहिए। कंपनी को रिस्क भी बताना है, मैंने अभी बोला रिस्क है तो रिस्क है, बट व्हाट इन्वेस्टर्स शुड वॉच आउट फॉर। लेकिन ये कभी भी कोई कंपनी बताती नहीं है, बताएगी भी इस तरीके से तुमको पता भी नहीं चलेगा कि इन्होंने रिस्क दिखाया है। ठीक है, उसके एग्जांपल्स नहीं दूंगा, शॉर्ट वीडियो चाहिए। सर मोस्ट आईएमपी स्टेटमेंट दूसरा टिक कर लो यहाँ पे, स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट द कंटेंट्स of the prospectus are not violating the Companies Act, Security Contract Act 1956 और the SEBI Act 1992। सर ये 2 एक्ट मैंने आपको बोले, 2 में से कोई भी एक आधा आपके एमसीक्यू में या तो वन लाइनर में आ सकता है। जब भी आप प्रोस्पेक्टर इश्यू करो, प्रोस्पेक्टस जब भी इश्यू कर रहे हो, आपको 2 एक्ट कभी भी नहीं तोड़ने। सबसे पहला सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 और सेबी एक्ट 1992। सर ऐसे याद रख लो, 1956 के अंदर उनका सिक्योरिटी का एक कॉन्ट्रैक्ट बना था और 1992 के अंदर सेबी का एक एक्ट बना था। तो सर इन दोनों को कभी भी आपको तोड़ना नहीं है, वरना बेटा आपका जो प्रोस्पेक्टस है उसको इलीगल घोषित कर दिया जाएगा। अच्छा सर, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, कई बार प्रोस्पेक्टस में जोल भी होता है। क्या बात कर रहे हो सर? उप्स, लाइज डिटेक्टेड। अगर लाइज मिल गए, अगर आपने कुछ भी प्रोस्पेक्टस के अंदर गलत बोला होगा, जैसे कि आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी,
आपने मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दे दिए उनको, और जो चीजें दिखानी थी, जो दिखाना था, लॉस दिखाना था, खर्चे दिखाने थे, उसको आपने छुपा दिए, हाइड कर दिए। या तो सर आपने कोई चीज भूल गए हो, या तो आपने उसको बहुत ज्यादा दिखा दिया, या तो बहुत कम दिखा दिया। तो भाई ऐसी भी अगर टाइप्स की गलतियां हो गई तो भी वो आपका प्रोस्पेक्टस के ऊपर क्या होता है, वो मिस स्टेटमेंट ही लगता है, आपने गलत दिया था। कॉन्सिक्वेंसेस आपने नहीं बताई उनको अच्छे से। इन्वेस्टर कैन कैंसल एंड गेट रिफंड। अगर आप इसमें पकड़े गए ये तीन चीजों में, तो इन्वेस्टर आपका प्रोस्पेक्टस आपके शेयर्स कैंसिल करके सारे के सारे रुपए वापस मांग सकता है। और डायरेक्टर फेस फाइन्स एंड जेल ऑल्सो, जेल लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी उस कंपनी का डायरेक्टर होगा उसको जेल भी हो सकती है, उसको फाइन भी पे करना पड़ सकता है। तो बेटा ये तीन तरह की जो गलती होती है आपको याद रखना है, क्या क्या गलत हो सकता है, तीन चीजें गलत हो सकती है, उसके साथ रिवाइंड करके वापस देख लेना सर। और यहां पे ना दो तरह की लायबिलिटी होती है, एक होता है आपका सिविल लायबिलिटी, दूसरा होता है आपका क्रिमिनल लायबिलिटी। सर ध्यान दीजिएगा इस पे, आइए। इफ देयर इज अ फाइनेंशियल लॉस टू द इन्वेस्टर हु हैव इन्वेस्टेड रिलाइंग अपॉन द misrepresentation or fraudulent representation of the officer whose name are shown in the prospectus are held responsibility to compensate the same. Compensate the same. This is called civil liability. याद करो आपने जो प्रोस्पेक्टस में मैंने आपको आगे बताया कि प्रोस्पेक्टस के अंदर उसके जितने भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं उन सबके नाम चाहिए, उनका रिटर्न एग्रीमेंट चाहिए, उनके सिग्नेचर चाहिए। अगर आपका प्रोस्पेक्टस किसी भी चीज में पकड़ा गया, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में पकड़ा गया, आपने कुछ गलती से नहीं लिखा, ओमिशन कर दिया, गलत चीजें बता दी, और जिसने आपके ऊपर ट्रस्ट करके वो प्रोस्पेक्टस के ऊपर ट्रस्ट करके आपको रुपए दे दिए थे, अब वो लोग आपके सामने कंपेंसेशन मांगेंगे, और लीगली तौर से जो भी लोगों का नाम वहां पे होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी होगी वहां पे, वो आपको उसको कंपेंसेट करके देंगे, वो सेम अमाउंट जितनी उन्होंने इन्वेस्ट की है, ठीक है। सर दूसरा क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या आता है, बाय बिलीविंग एनी फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन टू बी ट्रू, एनी इन्वेस्टर गेट्स अट्रैक्टेड एंड इन्वेस्ट एंड देयरबाय सस्टेन लॉसेस। यानी कि सर लॉसेस भी लिख सकते हो, लॉस भी लिख सकते हो, ठीक है, कि भाई आपकी हिसाब से आपने जो किया, आपका जो प्रोस्पेक्टस आया उसके हिसाब से मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया, लेकिन क्या हुआ भाई, ऑल द ऑफिसर्स हुज नेम्स आर शोन इन द प्रोस्पेक्टस लायबल फॉर द पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट। सर इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है आपको जेल भी हो सकती है, आपको फाइन भी हो सकती है, और बोथ या तो दोनों हो सकता है। दिस इज कॉल्ड क्रिमिनल लायबिलिटी। मैंने इसके आगे वाले स्टेट में आपको बता दिया था, आपको रुपए वापस भी करने पड़ सकते हैं, या तो बेटा आपको क्या हो सकती है, जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है, ठीक है। तो बेटा ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपको पूछ लिया 3 मार्कर के अंदर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविल लायबिलिटी, तो आपको 1 मार्क 2 मार्क में ये पूछेगा, 2 में पूछेगा, दोनों को पूछना है तो 3 मार्क्स में पूछ लेगा। एक्सप्लेन द सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटीज, ठीक है। सर आते हैं आगे, स्टेटमेंट इन ल्यू। सर वीडियो खत्म होने वाला है, ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट इन ल्यू कई लोगों की बुक में भी नहीं होगा, कई स्कूल के टीचर्स पढ़ाते भी नहीं और पूछेंगे भी नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं अगर तुम एजुकेट से पढ़ रहे हो ना तो तुमको स्टेटमेंट इन ल्यू पता होना जरूरी है। सर ये क्या होता है, ल्यू क्या होता है, तो भाई प्लान बी, स्टेटमेंट टाइम। मान लो अगर आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं करना तो सर आप प्लान बी कर सकते हो, अपने होता है ना प्लान बी, ठीक है। एक नहीं मिली, एक ने मना कर दिया तो तू नहीं तो तेरी फ्रेंड, ठीक है, तो ये होता है प्लान बी। उसी तरीके से अगर आपका प्रोस्पेक्टस मजा नहीं आ रहा तुमको, तो प्रोस्पेक्टस की जगह प्लान बी, वो क्या था हमारा, स्टेटमेंट इन ल्यू। क्या है सर इसकी परिभाषा, डेफिनेशन, अ पब्लिक कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल विच डज नॉट इश्यू प्रोस्पेक्टस। अभी जो पब्लिक कंपनी है उन्होंने ऑलरेडी ही शेयर कैपिटल इश्यू करके रख दी है, उनको प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं है, बट शैल नॉट अलॉट एनी ऑफ इट्स शेयर्स अनलेस एटलीस्ट 3 days बिफोर अलॉटमेंट। अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस हैज बीन डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार। तो बेटा क्या बोला इन्होंने, जब भी कोई कंपनी है उनकी ऑलरेडी, पहले तो डिसाइड कर लो, पढ़ लो अच्छे से, पब्लिक कंपनी जिनकी शेयर कैपिटल ऑलरेडी दी हुई है तो उनको इश्यू नहीं करना प्रोस्पेक्टस, तो वो लोग अलॉट नहीं कर सकते अपने रुपए जब तक वो 3 दिन बोला ना, अनलेस एटलीस्ट 3 days बिफोर द अलॉटमेंट, उनको अलॉटमेंट देने के पहले के जो 3 दिन है उस 3 दिन के अंदर स्टेटमेंट इन ल्यू देना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस हैज बीन डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार, ठीक है।
तो भाई वो एक चीज हो गया, आपको प्रोस्पेक्टस की जगह स्टेटमेंट इन ल्यू से भी आपका काम चलेगा। कंडीशन यही थी, पब्लिक कंपनी होनी चाहिए और जिसकी ऑलरेडी शेयर कैपिटल हो। पब्लिक कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, ये मेन स्टेटमेंट था, इसकी जरूरत है। दूसरा मेन सेंटेंस ये था, ऑफ इट शेयर्स अनलेस एटलीस्ट 3 days बिफोर टू अलॉटमेंट। जब आप अलॉटमेंट कर रहे हो उसके 3 दिन पहले आपको स्टेटमेंट इन ल्यू देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा बेटा? रजिस्ट्रार ऑफ दी कंपनी। ये चीज याद ही रख लो, जब भी रजिस्ट्रार बोलूं उसके पीछे ऑफ दी कंपनी लगाई देने का आपको। तो बेटा ये हो गई स्टेटमेंट इन ल्यू, ठीक है। क्या काम होता है सर इसका? यूज्ड इन नो प्रोस्पेक्टस इश्यूड। स्टेटमेंट इन ल्यू अगर आपके पास है तो आपको प्रोस्पेक्टस की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको फाइल करना है 3 days बिफोर शेयर अलॉटमेंट। जब आप शेयर अलॉटमेंट कर रहे हो उसके जस्ट 3 दिन पहले ही आपको बताना है। किसको बताना है? और ये बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी वाला काम होना चाहिए, इसीलिए यहां पे कंपनी रजिस्ट्रार जरूरी है, ठीक है। कंपनी रजिस्ट्रार होता है तभी ट्रांसपेरेंसी रहती है। ड्यूटीज ऑफ द सेक्रेटरी फॉर द प्रोस्पेक्टस। सर प्रोस्पेक्टस जो भी इश्यू करता है वो आप या मैं नहीं करेंगे। एक वर्ड बोलता हूं, आप याद रख लो, कोई भी कंपनी जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उस कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस कंपलसरी आपको चाहिए ही चाहिए। और सेबी आपसे बात ही नहीं करेगा, सेबी वो सीएस से ही बात करेगा। तो सीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है, आपको कोई भी 7 याद रखनी है जो आपको सबसे इजी लगे, ठीक है। तो बेटा आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। प्रोस्पेक्टस शुड बी ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट, वो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए पब्लिक के सामने, गवर्नमेंट के सामने और कंपनी के इंटरनल डायरेक्टर्स के सामने। कहीं भी झाल जल नहीं चाहिए उसके अंदर। तो भाई ये जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो करेगा क्या? जो मैं तुमको गिनवा देता हूं भाई, कोई भी 10 है, आपको 7 याद रखने हैं उसमें से। सबसे पहला जो काम होता है सीएस का, वो क्या होता है? वो एक मीटिंग अरेंज करती है कमेटी के साथ, एक दूसरी मीटिंग बुलाती है डायरेक्टर्स के साथ, और जो भी उसकी कॉपी होगी प्रोस्पेक्टस की वो कंपनी रजिस्ट्रार को भेजनी है। और उससे पहले जब भी वो भेजेगी उससे पहले वो क्या करेगी? प्रोस्पेक्टस को वेरीफाइड करेगी कि इसके अंदर लिखी हुई सारी की सारी चीजें 100% सही है। कुछ भी गलत होगा तो सीएस को पहले पकड़ा जाएगा। 5वां सर एक कॉपी और भेजी जाएगी प्रोस्पेक्टस की, वो कंपनी डायरेक्टर को भेजी जाएंगी। सर रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था? कंपनी के जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन सबसे रिटर्न में ले लो। तो रिटर्न में सबसे पहले कौन आएगा? ऑडिटर ऑफ द कंपनी, लीगल एडवाइजर और सॉलिसिटर। सर उसके बाद डिपॉजिट होगा सारे का सारा रुपया, लेकिन वो अलग एक बैंक अकाउंट में होगा जिसको हम बोलते हैं स्केड्यूल बैंक अकाउंट में रुपए डालने हैं उसके, ठीक है। तो उसके लिए अलग एक अकाउंट खोलना पड़ेगा हमको। प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट देनी है वेरियस न्यूज़पेपर में। ऐसा नहीं है कि आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को खाली एडवर्टाइज बोलो कि भाई आ जाओ मेरी कंपनी में इक्विटी ले लो। नहीं, आपको जो एडवर्टाइजमेंट आप करोगे उसका पूरा पता काट के आपको कंपनी रजिस्ट्रार को सबमिट भी कराना पड़ता है। अरेंजमेंट शुड बी मेड टू रजिस्टर द शेयर्स वेयर आर द पब्लिश इन द शेयर मार्केट। अब आपको पूरे का पूरा अरेंजमेंट करना है जैसे वो शेयर मार्केट में जाता है उसके हिसाब से। बेटा यहां पे दिया हुआ है 10 नंबर का, तो सेक्रेटरी हैज टू सी द आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस। उनका एक ही काम होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाए 90 दिनों के अंदर लोगों को शेयर अलॉट कर देनी है विद इन द 90 डेज, ठीक है। विद इन द 90 डेज आपको एक काम निपटा देना है। ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद शेयर देंगे या 2 साल बाद शेयर देंगे। सर टाइम पे चीजें करनी है। तो सर ये ड्यूटीज थी कंपनी सेक्रेटरी की, ठीक है। अब सर 2 कंसेप्ट और आ गए हैं। एक आ गया आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन? सर कंपनी के अंदर आप मान लो 100 शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, तो एज पर द रूल ऑफ सेबी बोलता है कि आपको इतना सब्सक्रिप्शन होगा तो ही आपके शेयर्स वैलिड गिने जाएंगे, अदरवाइज नहीं गिने जाएंगे। तो बेटा वो क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ द शेयर परचेज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू स्टार्ट प्रॉपर बिजनेस एज पर इट्स विश, इट्स कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यानी कि भाई आप जितने भी शेयर्स इश्यू कर रहे हो उसके अंदर एटलीस्ट कुछ फिक्स अमाउंट होती है जो परचेज होनी जरूरी है, उसी को हम बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट एनीवेयर डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट। वो अभी देखो ये क्या बोला, कंपनीज एक्ट के अंदर तो कहीं पे डिफाइन नहीं किया हुआ, बट एज पर द गाइडलाइन प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। कंपनीज एक्ट में नहीं था लेकिन सेबी ने ऐड किया, इफ द कंपनी हैड नॉट मेड अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट विद अंडरराइटर्स, मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% इश्यूड कैपिटल। यानी कि अगर मैं 100 करोड़ इश्यू करता हूं तो मुझे एटलीस्ट 90 करोड़ के जो मेरे शेयर्स थे वो बिक जाने चाहिए। 90 करोड़ रुपए, यानी कि सर 90% आपका एमसीक्यू निकलेगा, याद रखिएगा यहां से। द इन ऑर्डर टू सस्टेन द फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी एंड टू सस्टेन द क्रेडिटेबिलिटी, क्या लिखा हुआ है?
in order to sustain the financial prosperity and sustain the credibility of company before the public, minimum subscription is essential. आपको उतना होना ही चाहिए, अगर वो नहीं होता कंपनी की रेपुटेशन भी डाउन होती है। तो ये मैं जो भी बात कर रहा हूं, ये चीजें जो प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस आपको यूज होगी 12th में भी। तो ये पूरे के पूरा चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका 12th का एसपी का बेस अच्छा बनेगा। अब 11th में एसपी था तो 12th में भी एसपी आएगा। 12th बोर्ड है और बोर्ड के लिए हमको ये चैप्टर बहुत जरूरी है। तो आ जाओ भाई, फटाफट से करा देता हूं मैं तुमको ये चैप्टर। इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी एज पर द प्रोस्पेक्टस, कंपनी कैन नॉट अलॉट सिक्योरिटीज और शेयर्स। अगर नहीं मिलेगा तो कंपनी उसको अलाउ नहीं कर पाएगी। सर व्हाट यू हैव लर्नड, आपने ये चैप्टर में क्या सीखा अभी तक? मेरे को जो बोल रहा था मैं बोल चुका हूं, अब आपने क्या सीखा उसकी मैं एक बार फटाफट आपको एक रिकैप दे देता हूं, ठीक है? पावर रिकैप जिसको मैंने नाम दिया हुआ है, पर इतना जोरदार पावर में रिकैप करेंगे ना, फटाफट पूरा चैप्टर देख लेंगे। अगर कोई पॉइंट तुम्हारा छूट भी गया है ना, यहां पे सीख लेना। सर फटाफट में जाते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? लीगल इन्विटेशन होता है विद कंपनी इंफॉर्मेशन का, ठीक है? लीगल इन्विटेशन है। सर ऑब्जेक्टिव क्या थे हमारे? लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, इनवाइट करेंगे, अश्योरेंस देंगे और हमारे शेयर उसको बिकवा देंगे, ठीक है? अच्छा सर लीगल एक्शन क्या होती है इसमें? आपको रजिस्टर करानी पड़ती है कंपनी, जितने भी कंसर्न पर्सन है उनकी साइन चाहिए, रजिस्टर ऑफ द कंपनी है उनकी भी साइन चाहिए, और जो भी डेटा आप दे रहे हो 100% लीगल होना चाहिए। सर कंटेंट क्या क्या यूज होता है? ऑल अबाउट द कंपनीज एंड रिस्क, जितनी भी डिटेल कंपनी की हो सारी की सारी बता दो, और इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से क्या क्या रिस्क हो सकता है, कितना रिस्क है तो इसका करना है, वो आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर बताना है। मिस स्टेटमेंट अगर होगा तो आपको ट्रबल फेस करनी पड़ेगी। लायर्स अगर झूठ बोले तो भी ट्रबल होगी, आपको जेल भी हो सकती है और आपको पेनल्टी भी पे करनी सकती है, ठीक है? दोनों चीजें हो सकती है आपके साथ, और जितने भी रुपए आपने लिए गलत चीजें बोल के वो आपको वापस लौटाने पड़ेंगे। स्टेटमेंट इन ल्यू क्या था? वो आपका बैकअप प्लान था कि वो एक नहीं पटी तो उसकी दोस्त, ठीक है? तू नहीं तो तेरी बाजू वाली, एक गई दूसरी आई। सर प्लान बी, उसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट इन ल्यू। सर अब इतना ही थोड़ी दूंगा, आईएमपी क्वेश्चन भी तो देके जाऊंगा एज ऑफ द एग्जाम, ठीक है? फिर टिप्स फॉर द टॉप मार्क्स, आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। ये 3 क्वेश्चन मैंने तुमको दे दिए, कर लो। सबसे पहले तुमको मेमोराइज करना है डेफिनेशन वर्ड फॉर वर्ड, तुमको चेंज नहीं करनी, ठीक है? डेफिनेशन वर्ड फॉर वर्ड, कट टू कट तुमको लिखनी है, तुमको चेंज नहीं करनी। सर आपको कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स, लीगल प्रोविजंस और वो सीएस की अथॉरिटी, ठीक है? सीएस की जो अथॉरिटी है आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी अथॉरिटी नहीं, कंपनी सेक्रेटरी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी आपको यहां पे क्या करना है? फोकस में लेना है। शॉर्ट आंसर के लिए, सर लॉन्ग आंसर के लिए मैं बात करूं तो मिस स्टेटमेंट क्या होता है, कंटेंट क्या होता है उसके अंदर का, वो आपको यहां पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो बेटा 3 चीजों में डिवाइड किया था, मेमोराइज करना है वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन, फोकस करना है इन 2-3 चीजों पे, और फिर मास्टर करनी है तुमको ये चीजें, मिस स्टेटमेंट और कंटेंट, प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या कंटेंट था। सर इतना हो जाए उसके बाद आ जाना, नया चैप्टर पढ़ लेना। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।